नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो लगातार कोरोना के घटते केस के बीच आज से उत्तर प्रदेश में ओपीडी और आईपीडी सेवा शुरू होने जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी थी। सरकार के इस फैसले से दूसरी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को अब आसानी से इलाज मिल पाएगा। तो आज से प्रदेश भर में ओपीडी सेवा शुरू हो रही है। सामान्य मरीजों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं शुरू की गई है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ इसका पालन करना पड़ेगा। ओपीडी में डॉक्टरों को मरीज दिखा सकते हैं जो सामान्य मरीज हैं, लेकिन उनको अलग रखा जाएगा। अस्पतालों में फीवर क्लिनिक, फ्लू कॉर्नर, कोविड सिम्टम्स वालों को यहीं पर उनका टेस्ट होगा, यानी अलग कॉर्नर इनके लिए बनाया जाएगा। दूसरे मरीजों से ये जो कोविड पेशेंट हैं जिनका सिम्टम है कोविड का, उनको अलग रखा जाएगा। सामान्य मरीजों के भर्ती होने की भी सुविधा यहां पर की जाएगी। जिला अस्पतालों में आज से सर्जरी की सेवा भी शुरू होगी। उचित देखभाल के साथ सर्जरी होगी और कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही सर्जरी किया जाएगा। और क्या नियम होंगे? ओपीडी सेवाएं जब बहाल की जाएंगी, यानी कि आज से शुरू की जाएंगी, तो बिना मास्क के एंट्री आपको नहीं मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा। एंट्री के वक्त थर्मल स्क्रीनिंग करानी जरूरी होगी। पर्चा बनवाते समय लाइन का पालन बेहद जरूरी होगा। ओपीडी में सैनिटाइजर का इंतजाम होगा। सैनिटाइज करने के बाद ही डॉक्टर के पास आप जा पाएंगे और परामर्श ले पाएंगे। साथ ही परामर्श के समय उचित दूरी जरूरी होगी और तीमारदारों को भी पूरी सुरक्षा बरतनी होगी। सामान्य रोगियों के लिए दवा का अलग से काउंटर होगा। बुखार होने पर फीवर क्लिनिक आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा सर्जरी के लिए आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। तो आज से उत्तर प्रदेश में ओपीडी सुविधाएं एक बार फिर से शुरू होने वाली है। आगरा, लखनऊ और झांसी की तस्वीरें इस वक्त 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोविड के चलते बहुत सारे अस्पतालों में, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी थी। आज से उनको बहाल किया जा रहा है। अब कोविड पेशेंट को अलग से देखा जाएगा, उनके लिए अलग कॉर्नर बनाया जाएगा और जो सामान्य मरीज है उनके लिए अब ओपीडी की सुविधाएं एक बार फिर से शुरू हो गई है। कोविड काल में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी आम मरीजों को कि वो नहीं दिखाने जा पा रहे थे, लेकिन अब उनके लिए अच्छी खबर है। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से प्रशांत पांडे, आगरा से हिमांशु, झांसी से अश्वनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम प्रशांत के पास ही चलेंगे। प्रशांत, आज से ओपीडी सेवाएं बहाल हो रही है। कोविड काल में हमने देखा कि ओपीडी बंद कर दी गई थी। जो आम मरीज थे उनको बड़ी मुश्किल हो रही थी, वो कहां जाए, कैसे क्या करे, लेकिन अब उनके लिए बेहद अच्छी खबर। और इसको लेकर क्या तैयारी पूरी कर ली गई है? निश्चित रूप से अगर बात करें तो काफ़ी बड़ी खबर है। और जिस तरीके से ओपीडी आज बहाल की गई, कोरोना काल में जो सामान्य रोगी थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस समय हम राजधानी लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए लाइनें लगी हुई हैं। साथ ही साथ में ओपीडी सेवा बहाल हो जाने के बाद में जो सामान्य रोगी हैं उन सामान्य रोगियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। वहीं कोविड प्रोटोकॉल के तहत आज से सूबे में सारी सीएससी पीएससी में भी ओपीडी शुरू हो गई है। ऐसे में इस खास तौर पर सर्जरी पर जोर दिया जा रहा है। जो सर्जरी वाले पेशेंट थे उनकी सर्जरी पर भी जोर दिया जा रहा है। ईएनटी और आंख की जो ओपीडी थी उस पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिसको लेकर के आज तमाम यहाँ पर ओपीडी में यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और साथ ही साथ में इस बात को जरूर सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। और साथ ही साथ में जिस टाइम पे वो भर्ती होंगे उस समय और दिखाने जाएंगे, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में उनको कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट भी लेकर के जाना होगा। तो ऐसे में जो सामान्य रोगी थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कोरोना काल में, जहां उनको सही ढंग से उपचार नहीं मिल पा रहा था, जहां रिपोर्ट को लेकर के तमाम तरीके की चीज़ें थी। तो ऐसे में आज उनके लिए अगर बात करें तो ये काफ़ी सहूलियत वाला दिन है। जिस तरीके से आज सामान्य रूप से कोशिश यही की जा रही है कि धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त किया जाए, उसको पटरी पर लाया जाए। और उसके लिए ये जो ओपीडी सेवाएं शुरू की गई हैं वो अपने आप में आम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हिमांशु भी है आगरा से जुड़े हुए। हिमांशु, अगर आगरा की बात की जाए, ओपीडी सेवाएं आज से बहाल हो रही हैं, तैयारी मुकम्मल कर ली गई है क्योंकि कोविड नियमों का पालन करते हुए जो आम मरीज है उनको अस्पताल जाना होगा, तो तैयारियां किस तरह की दिख रही है? जी नीलू, तैयारियां मुकम्मल हैं और ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि जो
गरीब तबका है और जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग भी हैं, उनके लिए आसान नहीं है प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाकर के 800 रुपये, 1000 और 1500 की फीस दे पाना। और इसी वजह से आप देखिए कि किस तरह से कतार लग गई है। इन लोगों को इंतज़ार था लंबे वक्त से कि कब ओपीडी खुले और कब ये अपने मर्ज का इलाज कराने आए। साथ ही साथ जिला अस्पताल में हमें इस वक्त, और जिला अस्पताल में हर दिन 15 से ज़्यादा ऑपरेशन जो होते थे वो भी टाल दिए गए थे। तो कुल मिलाकर के 3000 से ज़्यादा ऑपरेशन आगरा के विभिन्न अस्पतालों में टले हुए थे। जो छोटे ऑपरेशन थे, जैसे आँख का, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ या और तमाम पेट संबंधी, दांत के मामले हुए, तो इन सब बिल्कुल। तो इन सब को अब ये कहा जा रहा है कि आप ओपीडी में आइए, और जो सर्जरी की व्यवस्था है वो भी की गई है वहां पर, क्योंकि बहुत दिन से जो लोग थे, जो मरीज थे, वो इंतजार कर रहे थे इसका। अश्वनी भी झांसी से हमारे साथ है। अश्वनी, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? ओपीडी खोल दी गई है, लेकिन कोरोना अब भी खत्म नहीं हुआ, तो किस तरह से इसका पालन करवाया जाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मरीजों को क्योंकि एक साथ ऐसा ना हो कि बहुत सारे मरीज आ जाए, तो इसके लिए भी है कि हाँ, एक दिन में इतने ही मरीज आ पाएंगे, इसके लिए कोई व्यवस्था की गई है क्या? बिल्कुल, सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि झांसी में आज 34 दिन के बाद सामान्य रोगियों के लिए जिला अस्पताल से लेकर सीएचसी पीएचसी में उनको हमारी अपनी जो समस्याएं उनको दिखाने के लिए आज से इलाज शुरू हो रहा है। पूरी मुकम्मल व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, स्वास्थ्य विभाग में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला अस्पताल में इस समय हम खड़े हैं, यहाँ पर जो अपना कोरोना टेस्ट कराने आने वाले लोग हैं उनका भी एक लाइन लगाया गया है। साथ ही साथ जो सामान्य रोगी हैं उनकी भी एक अलग से लाइन लगाई गई है, पूरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए। तो कुल मिलाकर के आज दोहरी चुनौती है स्वास्थ्य विभाग के सामने। कोरोना की जांच भी करनी है, साथ ही साथ टीकाकरण भी करना है। इसके अलावा जो सामान्य रोगी अपना इलाज कराने आएंगे तो 34 दिन के बाद, वो बेहद बड़ी चुनौती है। तो फिलहाल पूरी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग ने कर ली हैं। यहाँ पर जो अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवाया जा रहा है। ऐसे में कोरोना ना फैले और यहाँ से स्थिति गंभीर ना हो, सुधरी रहे, इसको लेकर चुनौतियां इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, और कोरोना के बीच में ही इस तरह से ओपीडी शुरू करना और सामान्य मरीजों का भी इलाज करना बहुत जरूरी, और पूरा दारोमदार अस्पताल के ऊपर ही है कि किस तरह से इन सब को लेकर सही तरीके से व्यवस्था की जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश में आज से सीरो सर्वे भी शुरू हो रहा है। प्रदेश भर में अभियान के जरिए पता लगाने की कोशिश होगी कि कितने लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन गई है, और सीरो सर्वे का काम स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी। आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर में ही कुछ जिलों में सीरो सर्वे हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से दूसरी लहर की पीक भी अब खत्म होती दिखाई दे रही है, ऐसे में सरकार ने अब पहल की है, पूरे प्रदेश भर में सीरो सर्वे करवाया जाएगा, जिससे यह पता चलेगा कि कितने लोगों में अब तक एंटीबॉडी बन चुकी है। और सीरो सर्वे से संक्रमण की जानकारी मिलेगी। सीरो सर्वे का उद्देश्य भी यही है कि किस इलाके में कितना संक्रमण फैला, इस बात का पता चले। आबादी का कितना हिस्सा संक्रमित हुआ था, वो भी इससे पता चलेगा। कोरोना से लड़ने के लिए कितनी एंटीबॉडी बनी है। सितंबर 2020 में 11 जिलों में सीरो सर्वे हुआ था, जिसमें 22.1% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। और वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर और आ रही है। वैक्सीन के लिए अब पिंक बूथ बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनेंगे वैक्सीन के लिए, जहां पर स्पेशली महिलाएं जाकर वैक्सीन ले सकती हैं। सोमवार से इसकी शुरुआत हो जाएगी स्पेशल बूथ की। बूथ पर हर कर्मचारी भी महिला ही बताई जा रही है, यानी जिन महिलाओं को पुरुषों से इंजेक्शन लेने में कोई दिक्कत है, उनको लेकर अब एक बड़ा कदम उठाया गया है। महिलाओं के लिए एक अलग से स्पेशल बूथ बनाया गया है, जहां पर कर्मचारी ही इंजेक्शन देंगी महिलाओं को, यानी कि वहां का पूरा स्टाफ महिला ही होगा। तो वैक्सीन के लिए बनेंगे स्पेशल बूथ, पिंक बूथ महिलाओं के लिए, और यहां पर महिलाएं जाकर वैक्सीनेशन ले सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जो कर्मचारी तैनात किए जाएंगे वो भी महिलाएं ही होंगी। हमने पिछले दिनों देखा था कि पत्रकारों के लिए हो या रेडी पटरी वालों के लिए हो, अलग अलग बूथ बनाए गए थे, और अब महिलाओं की बारी है, उनके लिए भी स्पेशल बूथ बनाया गया। बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, अब महिलाओं को भी तवज्जो दी गई है, उनके लिए भी स्पेशल बूथ बनाए गए हैं, क्योंकि कई जगह यह भी सुनने को आया था कि महिलाएं जो है वैक्सीन लेने नहीं जाना चाहती है क्योंकि वहां पुरुष वैक्सीन दे रहे हैं। तो क्या यही सब सोच के पीछे अब वैक्सीन बूथ महिलाओं के लिए अलग से बनाया गया है?
और देखिए दो इसके बड़े कारण दिखाई दे रहे हैं। पहला तो ये कि सरकार ने जिस तरीके से 1 जून से महाअभियान शुरू किया है वैक्सीनेशन का, इसके तहत 1 महीने में लक्ष्य रखा गया है करीब 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर देने का। तो इस 1 करोड़ लोगों में सरकार की तरफ से महत्व उनको दिया जा रहा है, प्रायोरिटी उनको दी जा रही है जो कहीं ना कहीं से पीछे रह जाते हैं या हिचकिचाहट में, या बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे महिलाएं घर से बाहर निकलना नहीं चाहती है, या जाती भी है तो देखती कि अगर पुरुष वैक्सीन दे रहा है या महिला कर्मचारी नहीं है तो उन्हें थोड़ी हेजिटेशन होती है। इस हेजिटेशन को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरीके से शिक्षकों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, डॉक्टरों के लिए अलग से बूथ बनाए गए हैं, ठीक वैसे ही महिलाओं को भी प्रायोरिटी दी जाएगी और इसके लिए उनके लिए अलग से बूथ बनाए जाएंगे। सोमवार से इसकी शुरुआत की जाएगी और उस बूथ की खासियत ये होगी कि उस बूथ पर कोई भी मेल डॉक्टर या मीडिया या मेडिकल कर्मी नहीं होगा, यानी कि जो नर्सेज होंगी, जो स्टाफ होगा, जो सहयोगी होंगे, उनके सभी फीमेल होंगे। महिलाओं को हेजिटेशन ना हो, वो जाके अपनी जो क्वेरी है वो बात कर सके, वैक्सीन ले सके। इसके लिए सरकार का ये प्रयास है। साथ ही जो महिलाओं का ग्राफ है वैक्सीन लेने के मामले में, उसमें भी इजाफा हो, इस सरकार के इस फैसले से ये भी दिखाई दे रहा है। तो इसके तहत ये फैसला किया गया जिसके जरिए ये माना जा रहा है कि कम से कम महिलाओं में भी ये चीज दूर होगी और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं घर से बाहर निकल पाएंगी वैक्सीनेशन के लिए। बिल्कुल, तो महिलाओं को इसलिए टारगेट किया गया है ताकि महिलाएं अपनी बात, अगर वहां महिला कर्मचारी होंगी तो उनसे पूछ सकेंगे और साथ ही साथ किसी तरह की बिना हेजिटेशन के वो वैक्सीन ले भी सकेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरदोई से खबर है जहां पर एक लड़की के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दरअसल हरपालपुर कोतवाली इलाके के चाऊपुर गांव में एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले शख्स ने इस बच्ची का इलाज किया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लड़की के परिजनों के मुताबिक वो इंजेक्शन लगाने से मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। लड़की के पिता ने डीएम से पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया। 20 मई को 5 महीने की बच्चे की लापरवाही से मौत हो गई थी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इन दिनों दिल्ली एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। पोस्ट कोविड सिम्टम के बाद निशंक को एम्स में भर्ती किया गया था और इस बीच उनकी बेटी आरुषि निशंक ने अपने पिता के लिए एक भावुक कविता सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। आरुषि ने कविता शेयर की और बचपन की यादों का जिक्र किया, साथ ही अपने पिता और देश के शिक्षा मंत्री के जल्द ठीक होकर घर आने की कामना की। और इटावा के कोतवाली इलाके में 2 बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में तकिया चौकी इंचार्ज सौरभ सिंह सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों का इलाज भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में चल रहा है। जलकर 2 लोग मोटरसाइकिल की टक्कर से आए हैं, जिसमें एक तकिया चौकी इंचार्ज है श्री सौरभ सिंह, जो कि उस एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल होकर आए हैं। उनको प्रारंभिक इलाज देके उनकी जो है सीटी स्कैन और एक्सरे के लिए उनको भेजा गया है और बाकी जो है 2 लोगों को और भी चोट आई है, उनका भी इलाज चल रहा है। कैसी कंडीशन है? उनका भी जो है इलाज चल रहा है। उनकी खतरे से जो है बाहर उनकी हालत बताई गई है। और मथुरा के गोवर्धन तीर्थ स्थल में देह व्यापार की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लग रहा है। देह व्यापार से धर्मनगरी की छवि बिगड़ रही है और इसी को बचाने के लिए उद्योग नगर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सीओ को एक ज्ञापन दिया और इस पर रोक लगाने की मांग की है। इसमें स्थानीय गेस्ट हाउस मालिकों पर भी शामिल होने का आरोप लग रहा है। ज्ञापन सीओ गोवर्धन को अवगत कराया गया ज्ञापन के माध्यम से कि जो महिलाएं बाहर से आकर यहाँ देह व्यापार का धंधा कर रही हैं, उससे यहाँ गोवर्धन की छवि और धार्मिक स्थल की छवि धूमिल हो रही है। इससे हमें और हम व्यापारियों को, कस्बेवासियों को निजात दिलाने की कृपा करें। और गोरखपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर प्रेमी की बेवफाई से नाराज एक प्रेमिका बैंड बाजे के साथ उसके घर पर धमक गई, जिसे देखकर दूल्हा घर में ही दुबक गया। दरअसल युवक दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा था। गोरखपुर के रामपुर रकबा में इस घर के बाहर मुनादी नहीं की जा रही। बताया जा रहा है कि एक प्रेमिका के प्रेमी के घर पहुंचने की धमक है।
भले ही प्रेमिका ने शादी का जोड़ा न पहन रखा हो, लेकिन उसने जो कुछ कहा डंके की चोट पर कहा। मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है, अब मुझसे शादी कौन करेगा? अगर मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं इसी के घर मर जाऊंगी, इसके घर के सामने। नहीं तो मेरी शादी करा जाए, मैं यही खुद मर जाऊंगी। नहीं तो बैंड बाजा और रिश्तेदारों को लेकर पहुंची लड़की का दावा है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। अब अगर उसके साथ प्रेमी ने बेवफाई की तो वो जान दे देगी। मुमकिन है कि दबाव बनने पर फौरन शादी होने की सोच लेकर कथित प्रेमिका गाजे बाजे के साथ यहाँ पहुंची हो। आरोप है कि जिससे रिश्ते की बात हो रही है, इस लड़के की कुछ दिनों पहले ही सेना में नौकरी लगी थी। हालांकि सेना में नौकरी लगने के बाद भी ये लड़की से मिलने आता रहता था, लेकिन कुछ दिनों पहले ये शादी से मुकर गया। और जैसे ही लड़की को लड़के की कहीं और शादी होने की बात का मालूम चला तो उसका धैर्य जवाब दे गया। घर के बाहर बिना किसी खबर के बैंड बाजा और बाराती के पहुंचने से लड़के वाले परेशान हो गए। लड़के की तरफ से एक महिला लड़की से बात करने पहुंची और इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी भी हुई। जाहिर है इस विवाद में लड़के वालों की तरफ से लड़की को ही कसूरवार ठहराने की कोशिश की गई। हालांकि बात बढ़ी तो मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस इस मामले में लड़की पक्ष को लेकर थाने पहुंची और अपने स्तर पर इस मामले को सुलझाने का सुझाव दिया। पूरे विवाद में लड़की की तरफ से कुछ लोगों ने गवाही भी दी। मेरे घर हमेशा आता जाता था, मेरे बहन से अफेयर था और हमेशा जाता आता था। और दूसरा शादी कर रहा है। मेरी बहन बोल रही है मैं यहीं रहूंगी, उसी के साथ रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। अब जब बात बिगड़ गई है तो लड़की ने लड़के पर पहले से कई केस दर्ज होने का दावा भी किया। लड़की ने इसी आधार पर सेना में अपने प्रेमी को नौकरी मिलने को भी चुनौती दे डाली। दरअसल स्थानीय लोगों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, एक खंडहर में ये मिलते देख लिया था। इसके बाद मोहल्ले के लड़कों ने प्रेमी को दौड़ा कर बेल्ट से पीटा। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रेमी वहां से किसी तरह से जान बचाकर भागा। मामला नगर कोतवाली का बताया जा रहा है। और संगम नगरी प्रयागराज में गंगा की जलधारा इन दिनों बेहद प्रदूषित नजर आ रही है। बांधों से पानी छोड़े जाने और उत्तराखंड के पहाड़ों की बारिश से गंगा का जलस्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन फाफामऊ घाट पर गंगा का जल हरे रंग का दिख रहा है। इसके साथ ही गंगा के जल में सफेद सफेद झाग भी दिखाई दे रहा है। हिंदुओं की आस्था का प्रतीक गंगा नदी के पानी के दूषित होने को लेकर लोग भी चिंतित हैं। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।